बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर शुमाइला गफ़ार। नाजरीन, आज मदर्स डे है, तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से तमाम माँओं को, पाकिस्तानी और जो भी जहां भी दुनिया के जिस भी कोने में जो भी माँ है उसको हैप्पी मदर्स डे। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि माँ इंसानी ज़ुबान का सबसे ख़ूबसूरत लफ्ज़ है। जब बच्चा पैदा होता है और बोलना शुरू करता है तो सबसे पहला लफ्ज़ जो वो अदा करता है वो माँ ही होता है। और जहाँ पर बाप जन्नत का दरवाज़ा है तो वहीं पर माँ के कदमों तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। और माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। ये वो समंदर है जिसकी गहराई का अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता। और यही वजह है कि हम चाहते हैं कि आप अपनी माँ का, उनकी सेहत का और उनके दिल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, साथ साथ आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमें आज प्रोग्राम में डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं एक जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब, जो कि AFIC को कमांड कर चुके हैं, RIC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहे। ही वॉज ऑल्सो पर्सनल फिजिशियन टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। सर डेफिनेटली आप आज जिस मकाम पर हैं इसमें आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होगा, तो थोड़ा सा आप हमें बताइए कि किस तरह से जब आप बड़े हो रहे थे तो आपकी मदर का क्या रोल था आपकी ज़िंदगी में? बहुत बड़ा, आई थिंक ये आपने जो बात की, देखिए वालिदैन का तो बहुत बड़ा रोल होता है। वालिदैन आपको गाइड करते हैं, फिर आपको ज़िंदगी में आपकी बाकी चीज़ों में गाइड करते हैं। तो मुझे वालदा की जो एक चीज़ थी कि मैं शुरू से मुझे होता ये था कि मैं शाम को पढ़ता था और ये मैं गांव की बात कर रहा हूँ। और वहाँ से 5th से फिर 8th में गया और 8th में हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, वो नेशनल फाइनल होता था। तो मेरी अम्मी को, वालदा को पता था कि मैं चाय का कप पी के पढ़ता हूँ और वो फिर मेरे लिए, मैं अगर रात को, मैं गांव की बात करूँ जब वहाँ पे बिजली भी नहीं थी और लाइट, हाँ, लालटेन में पढ़ते थे, तो वो मेरे लिए वो जागती थी कि जब तक ये पढ़ता है उसे चाय बना के देती। और फिर जब एग्ज़ाम पे जाते थे तो वो दुआएं होती हैं एग्ज़ाम की, आपको एक टेंशन होती है, और फिर माँ जब दुआ दे के भेजती थी और वो कुरान शरीफ के नीचे से गुजार के भेजती थी और एक तसल्ली हो जाती थी कि अब मेरा इम्तहान ठीक हो जाएगा। तो ये इन माओं का बड़ा रोल होता। मैंने इवन स्पेशलाइजेशन के लिए भी जब इंग्लैंड में था, UK में था, एमर्शिप के लिए था, तो हमेशा फ़ोन करके उन्हें दुआओं के लिए कहता था कि एग्ज़ाम है आज, आप मेरे लिए दुआएं करें। और माँ बाप का बड़ा रोल है। और मैं एक बात बता दूँ कि जिसने अपनी ज़िंदगी में और अपने वालिदैन की ज़िंदगी में उनकी खुश किया, उनकी खिदमत की, उनकी दुआएं ली, वो सारी उम्र कभी मार नहीं खाता। ठीक। और जो चीज़ उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से होती है वो बेहतरी होती है, चाहे वो उस वक्त वक्ती तौर पे उसे पसंद आए या ना पसंद आए, वो उसके लिए उसमें बेहतरी होती है क्योंकि उसमें माँ बाप की दुआएं शामिल होती है। और माँ बाप की जो जिसने दुआएं सारी उम्र ले ली या ज़िंदगी में ले ली, वो आखिरी अपनी पूरी उम्र में कभी मार नहीं खाया। और ये मेरा पर्सनल बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। सही। और उसमें से मैं जब अपने क्लिनिक में बैठता हूँ और जिस हिसाब से मैं बच्चों जो आते हैं मेरे पास, मरीज़ दिखाने के लिए आते हैं, उनके बच्चे साथ दिखाने के लिए आते हैं, और उसमें से मैं उन लोगों को ऑब्ज़र्व करता हूँ, देखता हूँ कि एक बच्चा है जो कि एक पूरी टोटल पूरा कर रहा है, साथ लेके आया हुआ, उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया साथ दिखाने के लिए। कि एक बच्चा है जो कि इतना कंसर्न्ड है अपनी वालदा के बारे में या वालिद के बारे में, कोई थोड़ी सी बैठते हैं तो परेशान हो जाता है, तकलीफ़ होती है परेशान हो जाता है। और वो मैं देखता हूँ कि वो जो खुलूस है ना, वो जो बच्चों का जो प्यार है माँ बाप के लिए, वो बड़ा ज़रूरी होता है। माँ बाप को ये चीज़ें नहीं चाहिए होती किसी किस्म की, उन्हें वो मोहब्बत, प्यार और खुलूस चाहिए होता है और जेन्युइन वाला चाहिए। हाँ। जब उन्हें पता चल जाए कि बच्चे ऐसे प्यार करते हैं, उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, उन्हें कोई मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, किसी किस्म की मादी चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उन्हें बच्चों का एहतराम, बच्चों का प्यार और उनका खुलूस चाहिए होता है। और वह जब खुलूस से वो पेश आते हैं तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। और जिसने खुश कर लिया अपने माँ बाप को, उसने ये ज़िंदगी भी पाली और अगली वाली ज़िंदगी भी पाली। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ, वकार। जी वकार साहब, सवाल पूछिएगा। मैडम ये क्वेश्चन पूछना है कि हमारी जो है फैमिली में हार्ट की ये क्यों ना बीमारी चलती है। मैंने अपना रिसेंटली कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाया है, तो फास्टिंग में मेरा कोलेस्ट्रॉल 172 है, ट्राइग्लिसराइड 88, LDL 124 और HDL 32। ठीक है। तो और इसके अलावा ये है कि मुझे रात के टाइम यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, और मैंने सुबह अपना फास्टिंग में चेक कराया है, जो BSR 101 आया है।
अच्छा ठीक और है। तो मैंने ये पूछना है कि ये जो मेरा आपको LDL आया 124, ये नॉर्मल है या इसमें कोई ज़रूरत है मॉडिफिकेशन की? अच्छा ये बताइएगा एज क्या है आपकी? मेरी एज 35। और कोई ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं है, बस वो हमारी जो फैमिली है, हिस्ट्री है, उसमें हार्ट की बीमारी जो है वो चलती और है। मेरे वालिद डायबिटीज़ साहब भी को है फैमिली में? डायबिटीज सिर्फ वालदा को हुई है, वो भी जो है उनको प्रॉब्लम थी, क्या नाम है, वो कैंसर से रिकवर हुई है तब उनको उसके बाद ठीक है। हुई वॉक वगैरह करते हैं आप? है। जी जी, मैं वॉक रोजाना करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल अच्छा, का मैंने जवाब एक और क्वेश्चन ये पूछना है जी कि जी। ये जो सनफ्लावर ऑयल है, इसका पराठा खाना ठीक है रोजाना, या ये भी कोई? रोज़ाना? अच्छा ठीक है, चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी जी, आई थिंक बड़ा अच्छा सवाल था। हाँ और जी। ये था कि फैमिली हिस्ट्री है इनकी हार्ट प्रॉब्लम की, और अभी जो उम्र इनकी 35 साल है, अदरवाइज़ ये वॉक वगैरह एक्सरसाइज करते हैं, और इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो विद इन नॉर्मल लिमिट्स, जो कि रेंज है उसमें नॉर्मल है। क्योंकि इनकी फैमिली हिस्ट्री, हमारा ये होता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री ना हो तो आपका LDL जो है वो 130 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। और अगर फैमिली हिस्ट्री हो तो प्रेफरेबली 100 से नीचे, 100 से नीचे LDL होना चाहिए। और अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है और प्रॉब्लम है तो फिर 70 से नीचे होना चाहिए। तो इन्हें ये चाहिए कि अभी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसमें अगर ये सनफ्लावर के पराठे बंद कर दें और हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा कर दें तो इनका LDL नीचे और कोलेस्ट्रॉल नीचे आ जाएगा। देखिए, पराठे आप खाएं आप, लेकिन फिर उस हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न एक्सर्शन भी भी होनी होनी चाहिए, चाहिए। जिस्मानी मशक्क़त भी होनी चाहिए जिससे आप जला सकें, अदरवाइज़ मोटापा बढ़ता चला जाता है। और ये चंद ऐसी चीज़ें देखें ना, अभी ये जो पराठा है उसमें काफ़ी ज़्यादा चिकनाई होती है, और उसमें से चाहे आप तेल का बनाएं, देखें तेल में भी तो कोलेस्ट्रॉल है ना। हाँ, उसकी मिकदार कम है घी के मुकाबले में, लेकिन कोलेस्ट्रॉल है। जितनी आप ज़्यादा मिकदार में तेल इस्तेमाल करेंगे, जितने रोज़ाना पराठे खाएंगे, इतना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप उसमें एहतियात करेंगे, हफ्ते में एक दिन पराठा रख लें, छुट्टी वाले दिन पराठा रख लें, बाकी दिन सूखी रोटी खा लें, और ज़्यादातर सब्ज़ी और सलाद का इस्तेमाल करें। जो भी मौसमी सब्ज़ी, सलाद और फ्रूट है उसका इस्तेमाल करें तो आपके दिल के लिए बहुत अच्छा। तली चीज़ें कम खाएं, खाने बिल्कुल ममनू कोई चीज़ नहीं है। आप ले सकते हैं लेकिन कभी कभार ले सकते हो। और अपनी एक्सरसाइज जो आधा घंटा घंटा डेली की, वो आपकी ज़रूर होनी, चाहे वॉक हो जाए या फॉर दैट मैटर कोई भी एक्सरसाइज। गिवन आप साइकिल चलाते हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, वो आप करते रहें। सिगरेट ना पिएं, वज़न को ना बढ़ने दें, और अपनी जो मीठी चीज़ों का इनटेक है या खाना पीना वो बहुत कम रखें ताकि मोटापा भी ना और शुगर की तरफ आप ना जाएं। शुगर इन्होंने जो लेवल बताया वो नॉर्मल लेवल बताया, तो होपफुली आई थिंक ये जो इनके टेस्ट आए हैं सो फार ठीक है, इनको फर्दर और इम्प्रूव करने की कोशिश करें एक्सरसाइज और डाइट से। अच्छा, अच्छी बात ये है कि बहुत यंग एज पर ये चार्ज ले रहे हैं चीज़ों का, और अगर ये इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह इनकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि जब आपको पता चल जाए कि इस प्रिवेंशन इसका मकसद है इस पूरे प्रोग्राम का, जब आपको पता चल जाए कि आपके ख़ानदान में आपके वालिदैन को ये बीमारी है, तो आपको उस दिन से ही एहतियात शुरू कर देनी चाहिए। अपनी खुराक में, एक्सरसाइज में, नींद में, सारी चीज़ों में आपको एहतियात करनी चाहिए। तो आप इस बीमारी से या तो जान छुड़ा सकते हैं, या अगर बीमारी कभी आपको मुस्तकबिल में होनी है तो लेट होगी। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से और सवाल पूछिएगा? जी जी, मैं कराची से बोल रहा हूँ, मोहम्मद जुल्फ़कार जी। तो मुझे थोड़ा शुगर और उसका जो है ना ब्लड प्रेशर का मसला है, HCL। अच्छा ठीक है, कितना होता है ब्लड प्रेशर, शुगर कितनी है आपकी? मेरा जो BP है तकरीबन 90 और 140 पे रहता है। अच्छा हाइपरटेंशन हो जाता हूँ मैं। ठीक है, और शुगर कितनी आती है आपकी? शुगर मेरी जो है ना 170 पे आती है तकरीबन। मैं बात करता हूँ ना, इसलिए थोड़ा कंट्रोल पे रखता हूँ। अच्छा ठीक है, सही है। किसी डॉक्टर को दिखाया है, कोई दवाई वगैरह दी है उन्होंने ब्लड प्रेशर के लिए? हाँ ठीक, जी बिल्कुल, दवाई भी खा रहा हूँ और उसके साथ जो है ना शुगर की मेडिसिन भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो उससे कंट्रोल्ड है? तो किसी हद तक कभी कंट्रोल है, लेकिन इसके साथ मुझे जो है ना जिगर के अंदर पॉलिप हो गया है। अच्छा ठीक है, जिगर में पॉलिप हो गया आपको? जी जी। अच्छा ठीक है। अभी टेस्ट मैंने कराया है, और उसके लिए कभी डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेट होगा, तो अभी उसकी फिलहाल तो दवाइयाँ कर रहा हूँ। ठीक है, एज क्या है आपकी, और खानदान में किसी को दिल का मसला है, शुगर है? हाँ, मेरे भाई जो है, बड़े भाई इस दिल के मारने की वजह से बहुत हुए हैं।
ठीक है, तो अभी आप पूछना क्या चाह रहे हैं कि किस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें? ठीक है। बिल्कुल, ये क्योंकि मैं हाइपरटेंस हो जाता हूँ, किसी भी थोड़ा सा मेरे दिमाग पे तो टेंशन दे देना कोई, तो फिर हाँ मैं हाँ, लड़ने तो को आ जाता बीपी ऊपर चला जाता है, तो हाँ जी। दवाई बाकायदगी से लेते हैं आप? हूँ। जी बिल्कुल, दवाई बाकायदगी से मैं ले रहा हूँ, बेस्ट कार्ड ले रहा हूँ, बेस्ट कार्ड। अच्छा ठीक है सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? स्मोकर तो नहीं है? स्मोकर तो नहीं है, आप वॉक वगैरह नहीं करते नहीं, हैं? स्मोकर बिल्कुल नहीं हूँ, वॉक मैं करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। अच्छा और ठीक है। जी ठीक है, फिर आपकी टेंशन को कम करना चाहिए। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। जी, आई थिंक इनका ज़रूरी है। देखिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है। एक भाई है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, डेथ होगी उनकी। इनको शुगर और ब्लड प्रेशर और दोनों ही मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट अटैक के लिए, ऐसे ही है। कि जिनको ये रिस्क फैक्टर्स और जिनको शुगर और ब्लड प्रेशर, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इन्हें चाहिए कि अपनी शुगर को जो है वो कंट्रोल करके रखें और सुबह की शुगर 110 से ऊपर ना जाए फास्टिंग, और शाम वाली शुगर जो है खाने से पहले 140-60 से ऊपर ना जाए। और इनका 3 महीने की जो HbA1c जो शुगर का एवरेज कंट्रोल है वो 7 से नीचे रहना चाहिए। और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 140-90 से नीचे होना चाहिए। और वॉक इनकी डेली होनी चाहिए, और खुराक में ऐसी एहतियात करेंगे जिसमें से इनका कोलेस्ट्रॉल और मोटापा ना हो। सिगरेट ये पहले नहीं पीते, वॉक को ये ज़रूर कर लें, और अपना जो मुआयना या डॉक्टर से चेकअप है वो हर 3 महीने के बाद रखिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारी चीज़ें, इनका अगर ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो वो दवाई एडजस्ट हो जाएगी, अगर शुगर ज़्यादा हो रही है तो शुगर की दवाई एडजस्ट होगी, ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। और ये जो फिगर्स मैंने बताए हैं, अगर इन फिगर्स के दरमियान में आपने टेस्ट रखें तो आपको फिर कोई बहुत कम प्रॉब्लम होता है, अगर कोई प्रॉब्लम होनी भी हो तो काफ़ी लेट हो जाती है। अच्छा सर, ये आपने बता तो दिए हैं फिगर्स, में चाहती हूँ कि एक रेंज आप बता दें कि किस रेंज में रहना चाहिए। और एक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है, एक नीचे वाला है, तो बाज़ औक़ात लोगों का नीचे वाला भी रेज़ आता है, ऊपर वाला ठीक होता है, नीचे वाला रेज़ होता है, तो क्या वो भी हाई ब्लड प्रेशर ही शुमार किया जाता है? जी जी बिल्कुल, आई थिंक ऊपर वाला जो 140 से ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो है जिसे हम डायस्टोलिक कहते हैं वो 90 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 90 या 90 से नीचे रहना चाहिए, ऊपर वाला 140 से नीचे रहना चाहिए। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है वो अपना टारगेट रखें कि 110-70 से नीचे ना आए दवाई के साथ, और 140-90 से ऊपर ना जाए। ये है ब्लड प्रेशर वालों के लिए। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, जिनको ब्लड प्रेशर तकलीफ नहीं है, उसकी नीचे वाली रेंज जो है 90-60 है, और ऊपर वाली रेंज जो है वो 40-90 है। और वो जिन लोगों को शुगर है या गुर्दे की बीमारी है, उनका आइडियली जो ब्लड प्रेशर है 120-80 या 130-80 के इर्द गिर्द होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो गुर्दे ऐसा ऐसा ख़राब होने शुरू हो जाएंगे, गुर्दों के फिर फेल होने का डर होता है, और स्पेशली शुगर वालों को भी ये मसला। जी, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शायान बात कर रहा हूँ कराची से। सवाल पूछिएगा। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है, एक तो जो फैट होता है उसका एक गुड फैट होता है और बैड फैट होता है, तो उसके दरमियान जो डिफरेंस है उसके बारे में कुछ बताएं जी। और जब हम एग्स कंज्यूम करते हैं तो योक जो है वो साथ लेनी चाहिए या डिस्कार्ड कर देनी चाहिए? क्योंकि दोनों चीजें सुनी है, कुछ लोग कहते हैं योक कंज्यूम करें, कुछ लोग कहते हैं कि योक आप साइड में फेंक दें। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, बड़ा अच्छा सवाल था आपका। जी जी जी, आई थिंक इनका सवाल था कि कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप के हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल। हाँ जी, तो जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसे हम LDL कहते हैं, और वो जब ज़्यादा होता है तो आपकी नालियों में जमा होता है, नालियाँ ब्लॉक होती हैं और आपको हार्ट अटैक करता है। और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो HDL है, और HDL कोलेस्ट्रॉल अच्छा उन लोगों में होता है जो वर्जिश करते हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, जो वज़न कम करते हैं, उनमें HDL ऊपर चला जाता है, और जो सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें भी HDL ऊपर चला जाता है, नट्स का भी इस्तेमाल करें उससे ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर ये एक्सरसाइज से ऊपर जाता है। और जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी पॉपुलेशन है साउथ एशियंस की, उनके जेनेटिकली हमारा HDL कम होता है। अच्छा, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को साफ़ करता है, जिस्म में से साफ़ करता है, और ये एशियंस में ये कम होता है और ट्राइग्लिसराइड जाता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो कुछ लोग होते हैं कहते हैं जी हम एक्सरसाइज भी करते हैं, दवाई भी लेते हैं, मोटापा भी कम कर लिया, सिगरेट भी बंद कर दिए, फिर भी HDL ऊपर नहीं आ रहा, तो वो जेनेटिकली लो होता है। तो इसलिए आप जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो आपकी एहतियात है वो पूरी करते रहें, और उसके बाद आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, सारी उम्र ऐसे ही रहते हैं। और दूसरा इन्होंने पूछा था कि अंडों का ये होता है जी कि अगर आप रिकमेंडेड ये है कि अगर आप अंडे खाएं तो कोशिश ये करें कि जी कि दिल की अगर तकलीफ़ है तो हफ्ते में 3 जो है योग के साथ, जर्दी के साथ 3 अंडे आप हफ्ते के खा सकते हैं। सफ़ेदी एक की बजाय 2 सफ़ेदी आप रोज़ाना खा सकते हैं। उसमें योग में कोलेस्ट्रॉल फैट ज़रा ज़्यादा होती है,
और वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम होता है, और ज़्यादातर हमारे यहाँ लोग आते हैं, वो लोग आते हैं जो रोज़ाना जर्दी समेत अंडे और पराठे खा रहे होते हैं, एंड देन यंग एज में 30s में या 40s की एज में आके हार्ट अटैक के साथ आते हैं। तो इन लोगों इन चीज़ों का असर होता है। अगर आप ये खाते हैं तो फिर आप फिज़िकली एक्सरसाइज करके, एग्जर्शन करके, मशक्क़त करके उसको कम करें तो फिर उससे बच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल जो सबसे ज़्यादा हमारे पास मरीज़ आ रहे हैं वो जवानी में आ रहे हैं, 35-40 साल, 40-45 साल के दरमियान में हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। और ज़्यादातर उसमें रोल होता है खुराक का, कि वो खुराक ऐसी गैर सेहतमंद चिकनाई वाली ले रहे होते हैं जो रोज़ाना ही ले रहे होते हैं, और वर्जिश नहीं होती, पैदल चलना नहीं होता, नींद पूरी नहीं होती, सिगरेट पी रहे होते हैं, उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसलिए ये इसको हम प्री मेच्योर हार्ट अटैक्स कहते हैं, या जिसको डेथ होती है प्री मेच्योर डेथ्स कहते हैं। इससे बचने का यही तरीका है कि शुरू से ही अपनी खुराक को ठीक रखें, एक्सरसाइज ठीक रखें, और चिकनाई का कम इस्तेमाल करें, और सब्ज़ी और फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सलाद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे और आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अच्छा सर, मज़े की बात ये है कि जितनी भी चीज़ें आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती वो बड़ी मज़ेदार होती हैं जायके में। जिस तरह के अंडे की जर्दी है वो भी काफ़ी टेस्टी होती है, पराठे भी बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन जिस तरह कि आपने कहा कि अगर इनकी एक लिमिटेड अमाउंट इस्तेमाल की जाए तो फिर वो बेनिफिशियल है, और कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो फिर वो आपको नुकसान देगी। और आपको ख़ुद पता चल जाता है जब आप एक हैवी नाश्ता करते हैं तो आपको सांस नहीं आ रहा होता, पसीने आने लग जाते हैं, तो बॉडी आपको खुद बता रही होती है कि मुझ पे इतना जुल्म ना करें। लेकिन जिस तरह कि आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि अगर कोई खुदकुशी करना चाहता है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता, तो ये आपने नहीं करना। सर, एमरजेंसी सर्विसेज अब पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर हुई हैं, 1122 का बड़ा रोल है, लोग इनको कॉल भी करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि जो स्टाफ है इसकी कॉम्पिटेंसी क्या चेक की जाती है? कोई टेस्ट है जो कि इनको लेना पड़ता है? ये मैं आपसे इसका जवाब लूँगी, लेकिन यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? हाँ जी, मैं लियाकत कर रहा हूँ, लियाकत अली सरगोदा। जी लियाकत साहब, सवाल पूछिएगा। जी, सवाल ये है कि मैं 63 साल की उम्र जब मेरी हुई तो हार्ट अटैक हुआ। अच्छा। तो मैं अस्पताल में गया तो 2 स्टंट उन्होंने डाले। वो अब बेहतर हैं, 2 साल हो गए हैं, अब बेहतर है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है, एक ट्रवेस्टा गोली और एक लोप्रीन गोली उन्होंने मुझे दी थी। वो जो गोली है वो मैं खा रहा था तो वो जबान खुश्क हो जाती है, जबान और होंठ जो है ना ये मामूली खुश्क होने शुरू होते हैं। ठीक है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते भी होते हैं, वैसे हो जाते हैं, पानी थोड़ा ज्यादा पी ले फिर वो कुछ थोड़ा ठीक हो जाते हैं, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। पानी यानी आप ले रहे हैं, उसके बावजूद ये हो रहा है, और हाँ, बात करने में मसला तो नहीं होता इस वजह से आप? नहीं, कोई नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ना शुगर है ना कोई ब्लड प्रेशर है इसमें। ठीक है। बाकी टेस्ट वगैरह सब ठीक आए हैं आपके? और बाकी टेस्ट जो है वो मैंने करवाता रहता हूँ महीने में। ठीक है, काफी ठीक है, कोई कोलेस्ट्रॉल की वजह से ये सारा हुआ था तो वो अब कंट्रोल में। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। वॉक वगैरह करते हैं आप? जी हाँ, मैं वॉक जो है तकरीबन महीने में 20-22 दिन जरूर करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर, इनको जो ये मसला है, काफ़ी लोग ये मसला बयान करते हैं कि मुंह खुश्क होता है, बार बार ज़ुबान जो है वो फंसती है, तो फिर क्या करना चाहिए? देखें, ये जो इन 2 मेडिसिन, बड़ी कम मेडिसिन है, एक एस्प्रिन ले रहे हैं, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई ले रहे हैं। बहुत कम हमें शिकायत आती है कि इनकी वजह से मुँह खुश्क होता है, बट कोई पता नहीं होता किसी दवाई का, हर बंदे के लिए मुख्तलिफ होता है। तो इन्हें चाहिए कि अपने डॉक्टर साहब के पास जाएं, और स्पेशली ये जो दवाई है कोलेस्ट्रॉल वाली, उन्हें कहीं चेंज करके कोई दूसरी दवाई लिख के दे दें, तो हो सकता है इनके मुंह के खुश्क वाला मसला ठीक हो जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो उनकी उम्र ज़्यादा होती है तो उनका मुंह वैसे ही खुश्क होना शुरू होता है, मुंह में थूम खा लुआब कम बनता है, जिसकी वजह से आपका मुंह खुश्क हो जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, ज़ुबान खुश्क हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि पानी पी के घूंट लेके उसे आप गीला कर सकते हैं। तो हो सकता है उसमें दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये वैसी एज की वजह से हो, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब के पास जाएं और एक दफ़ा इनकी ज़रा दवाई बदल के देखें कि क्या उससे फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो दूसरी दवाई बदल लें, लेकिन ये नोन नहीं है कि ऐसी ये चीज़ें करती है। ठीक है।
और सर क्या कोई ये गोली वगैरह भी मुंह में रख सकते हैं, जैसे मीठी गोली, उससे भी थोड़ा बहुत लुआब बनता रहता है, तो क्या ये भी कर सकते हैं? ये कर सकते हैं, मुंह में मीठी गोली की बजाय कुछ भी इलायची वगैरह हाँ, रख सकते हैं, भी रख सकते हैं, तक वो चबा ले। और दूसरा पानी का घूंट जो है वो मुंह में रख सकते हैं और पी सकते हैं, उससे भी सही। यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस फहीम बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरा ज़रा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब हमें घर के डॉक्टर लगते हैं जी, तो हर मसला इनसे ही डिस्कस करते हैं। जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर। मैंने ये पूछना था कि शुगर वाली अगर कोई बच्ची है और उसकी शादी की जाए तो क्या उससे मर्द को शुगर लग सकती है बच्चे को? और नहीं, आपका सवाल ये है कि क्या अगर बच्ची है, अगर वो बच्ची, उसके बच्चे को शुगर लग सकती है या किसी और को शुगर लग सकती है? नहीं, उसकी शादी अगर की जाए तो क्या मर्द को शुगर लगेगी? वो बच्ची है, लड़की है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका नहीं। इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो बच्चे होंगे उसमें 50% चांस होता है कि जो इनको शुगर है वो उसके बच्चों तक शुगर ये मुंतकिल हो जाए जेनेटिकली, तो जीन्स में विरासत में चली जाती है, अदरवाइज वैसे नहीं लगती। जितना मियाँ से बीवी को या बीवी से मियाँ को जो है वो शुगर नहीं लगती। ये बेसिकली इन्फेक्शन वाली चीज़ें होती है। वो इन्फेक्शन वाली, जैसे हेपेटाइटिस है, यस हेपेटाइटिस हो सकता है, इसी तरह HIV है, वो इन्फेक्शन है वो आपको लग सकती हैं, बाकी जो इन्फेक्शन है वो लग सकती हैं, लेकिन ये शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी ये नहीं लग सकती। सही, बिल्कुल, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है तो ये एक से दूसरे में ट्रांसमिट नहीं होती। बस ये है कि अगर आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि वो डायबिटिक हो सकता है। और थोड़ा सा सर ये भी बता दें कि जो डायबिटिक बच्चे होते हैं वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है और फिर किस तरह से पता चलेगा कि बच्चा डायबिटिक है अगर माँ डायबिटिक? देखिए ना, वो बेसिकली तो जैसे आपने कहा कि वो हैवी बेबीज़ होते हैं जो कि डायबिटिक मदर के होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो डायबिटिक मदर हैं वो अपनी शुगर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सही तरह कंट्रोल करके रखें। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है हमारे मरीज़ों में कि उसमें शुगर का कंट्रोल बड़ा पुअर है, बहुत ज़्यादा पुअर है। और उसमें से क्योंकि इसके सिम्टम्स नहीं होते, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो कहते हैं जी कोई बात नहीं है, ऐसे चलने दें, उसमें से फिर वो डैमेज हो रहा होता है और उसमें से बच्चे के ऊपर जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं और उसके बाय बर्थ जो डिफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी, कोई ना कोई अज़ाब जो है एबनॉर्मल पैदा हो जाएगा। तो इसलिए माँ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो ही वो कंसीव करे, प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाए, तो फिर वो अपनी एहतियात इस तरीके से करे कि उसकी जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज में रहे, बढ़ने ना पाए। सही है। और जब बच्चा जो है हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है तो वहाँ पर भी वो कोई टेस्ट वगैरह कर लेते हैं बच्चे के? डेफिनेटली आई थिंक जो डायबिटिक मदर है उसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि उसकी डिलीवरी जो है हॉस्पिटल में हो। ठीक है। और हॉस्पिटल में होकर, क्योंकि उस वक्त एक आपको होता है कि नर्सरी में बच्चा जाता है, वहाँ पे बच्चों का स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिशियन वो देख लेता है, गायनेकोलॉजिस्ट देख लेते हैं, जो इनिशियल ज़रूरी टेस्ट करने वाले शुगर के और बाकी सारे टेस्ट करने वाले होते हैं वो सारे टेस्ट वहाँ पे हो जाते हैं। तो एक स्क्रीनिंग उस वक्त हो जाती है और आपको पता चल जाता है चीज़ों को, और ये भी पता चल जाता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है कि उसमें कोई पैदाइशी तौर पर डिफेक्ट तो नहीं। क्योंकि अगर एबनॉर्मल शुगर रही तो उसमें चांसेस हो सकते हैं कि बर्थ डिफेक्ट कोई भी हो, चाहे वो हार्ट का हो या कोई और डिफेक्ट। बिल्कुल सर, ये बात मैंने इस वजह से की क्योंकि अभी रिसेंटली एक ऐसा केस सामने आया कि बच्चा 8th 9th क्लास में था और उसकी किडनीज फेल हो गई, तो घर वालों को कुछ पता नहीं था और जब टेस्टिंग हुई तो बच्चा डायबिटिक था और इस सारी उम्र में किसी को पता नहीं चला कि बच्चे को कोई ऐसी अलामात नहीं थी जो कि पेरेंट्स को ये एहसास दिलाती कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना है, और अल्टीमेटली उसकी किडनीज जो हैं वो फेल हो गई और अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप टाइम पर चेकअप करवा लें। अगर आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की भी टेस्टिंग टाइम पर करवा लें। सर, मैं बात कर रही थी 1122 की सर्विस की कि किस तरह से इनका जो स्टाफ होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो कोई इनका एग्जामिनेशन भी होता है जिसके थ्रू ये गुजरते हैं, जिस तरह डॉक्टर्स को एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, तो क्या स्टाफ के लिए भी ट्रेनिंग के बाद कोई एग्जामिनेशन? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं इसकी पर्सनली तो मैंने इसे विटनेस नहीं किया, लेकिन सुना है कि 1122 वालों की जो ट्रेनिंग है पैरामेडिक्स की वो अच्छी ट्रेनिंग होती है और उनकी हर तरह की जो इमरजेंसी है, चाहे वो हार्ट की इमरजेंसी कार्डियक है, चाहे वो
दूसरी जो एमरजेंसीज़ हैं या एक्सीडेंट या ट्रॉमा वाली एमरजेंसीज़ हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद वो फिर उनको उसी हिसाब से वो एवैक्यूएट करते हैं। देखिए यहाँ पे उनके भी आते हैं मोस्ट प्रॉब्ली 112 वालों के जो हैं वो डॉक्टर्स ज़्यादातर उनके, हाँ वो इंचार्ज होते हैं और वो अच्छी वेल इक्विप्ड होती हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो बाकी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज हैं या इवन गवर्नमेंट की एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, ये वाली चीज़ बहुत होनी चाहिए कि उस एम्बुलेंस में सिर्फ वही स्टाफ हो जिसको ट्रेन किया गया है कि इस एमरजेंसी को कैसे आपने शिफ्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा, उस एमरजेंसी को अगर ट्रांसफ़र के दौरान कोई एमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस के अंदर एमरजेंसी हो जाती है, उस एमरजेंसी को उन्होंने उसके लिए वो ट्रेन हैं कि उसको ठीक, किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया, किसी का हार्ट ब्लॉक हो गया और किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी की ऑक्सीजन ड्रॉप हो गई, किसी का सांस बंद हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, तो क्या वो ट्रेन है कि उस कार्डियक अरेस्ट को दोबारा रिसस्टेट कर सकते हैं? या किसी का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हुआ तो उसको ब्लड प्रेशर को ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है वो एवैक्यूएशन जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए कि कोई उस वक्त तक एम्बुलेंस सर्विस नहीं चला सकता जब तक कि उसका स्टाफ प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है और उनका मॉनिटरिंग, उनका एग्जाम, उनका चेक जरूर होना चाहिए। सर यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं जंग से बात कर रही हूँ। जी, सवाल पूछे और थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज़ नहीं आ रही आपकी सही हमें। मेरा सवाल डॉक्टर से ये है आपसे कि मेरी जो सी मम्मा है, मेरी मदर, उनका बीपी बहुत हाई होता है और उनको ब्लड प्रेशर का बीपी बहुत हाई होता है उनका और साथ में उनका मैदे में अल्सर भी है। अच्छा ठीक है, बीपी कितना होता है बेटा उनका? बीपी उनका 200 से ऊपर ही होता है। ओहो, दवाई इस्तेमाल करती हैं वो? जी करती हैं। ठीक है, बाकायदगी से करती हैं? जी। उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा? किसी डॉक्टर को दिखाया है आप लोगों ने? जी, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है, शुगर तो नहीं है साथ उनको? नहीं, शुगर नहीं है उनको। वॉक वगैरह करती हैं? जी, अभी कुछ दिन पहले उनको अचानक से उनके मुंह से और नाक से ब्लड आना शुरू हो गया था बहुत ज्यादा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि आप कह रही हैं कि शुगर नहीं है, वजन ज्यादा है, वॉक वगैरह करती हैं? जी, वॉक करती हैं। अच्छा, मेडिसिन कौन सी लेती? मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं बेटा? मेडिसिन कौन सी इस्तेमाल कर रही हैं आपकी मदर? मेडिसिन ये जो नाम नहीं पता आपको? नाम मुझे भी नहीं याद। अच्छा ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी सर। उसमें यही है कि जब आप कोई सवाल पूछें तो नुस्खा सामने रख लें और अगर आपको नुस्खे का नहीं पता तो मरीज़ से पूछें कौन कौन सी मेडिसिन ले रही हैं और वो फिर उस सवाल का आपको भी जवाब का भी आपको भी फ़ायदा होगा, वरना सवाल ज़ाया हो जाएगा। अभी ये है कि जी कि हमारे यहाँ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं जिनका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल होता, सबसे बड़ी वजह होती है कोई दवाई नहीं खाते बाहर। हाँ, इनसे मैंने ये नहीं पूछा कि नमक वगैरह का एहतियात कर रही है कि नहीं। दवाई मरीज़ जब नहीं खाएगा तो ब्लड प्रेशर कहाँ से कंट्रोल होगा? और ब्लड प्रेशर जो है ये खामोश कातिल कहते हैं, इसकी कोई सिम्टम या तकलीफ़ कोई नहीं होती कि आपको इतना हाई ब्लड प्रेशर, जब जो बीमारी तकलीफ़ नहीं देती ना मरीज़ उसकी दवाई नहीं खाता। जो खामोशी से बगैर सिम्टमलेस डिजीज़ है वो उस वक्त होती है जब वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन कर चुकी है, तबाही मचा चुकी होती है। मरीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो दवाई उसको तजवीज़ की जाए वो दवाई बाकायदगी से खाए। मैं हमेशा कहता हूँ ब्लड प्रेशर के मरीज़ को और शुगर के मरीज़ को कि आप खाना भूल जाएं, दवाई ना भूलें। हाँ। तो आपकी ब्लड प्रेशर और आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। और कोई ना कोई अगर वो किसी को भूल जाता है, कोई बुज़ुर्ग है जिसे याद नहीं रहता, तो घर में किसी बच्चे की या किसी की फैमिली मेम्बर की ड्यूटी लगा दें कि आपने देखना है कि इन्होंने सुबह की दवाइयाँ ले ली हैं कि नहीं, दवाइयाँ ली हो, शाम की दवाई ले ली है कि नहीं ली। कुछ लाभ प्रभाव होते हैं, कुछ को याद नहीं रहता, तो इसलिए किसी न किसी ने घर से जिम्मेदारी ये लेनी होती है कि उनको याद कराना और वक्त पे उन्हें दवाई देनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी सबसे बड़ी वजह जो है मरीज़ों की, जो बार बार डॉक्टर के पास तो आ जाएंगे लेकिन दवाई नहीं खाएंगे और फिर उनसे पूछेंगे दवाई आपने खाया, आप कैसे पता चलेगा आपने दवाई खाई नहीं है, आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल है, आपने अगर मेडिसिन कोई बदलनी भी है तो मुझे नहीं पता कि ये जो पहले लिखी हुई है इसका असर है कि नहीं असर है, वो जब खाई नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं की। तो ये वाली जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ये कहेंगे जी कि
जब आपको डॉक्टर कोई दवाई लिखे तो वो दवाई बड़ी बाकायदगी से ले, और अगर वो दवाई आपको तंग करती है, जो कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँचे कि जी ये मुझे दवाई तंग कर रही है, मुझे दवाई बदल दे ताकि वो मैं दवाई खा सकूँ। कई दफ़ा होता है कि मरीज़ को जब दवाई कोई तंग करती है तो बजाय ये कि डॉक्टर के पास जाकर बदलवाने के वो खुद ही बंद कर देता है, और उससे फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती, या उसका ब्लड प्रेशर या उसकी शुगर या दिल के जो सिम्टम्स है वो कंट्रोल नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर आप कहीं गए हैं और वहाँ पर कोई चीज़ें आपके सामने रख दी गई हैं और उनमें नमक ज़्यादा है तो लोग खा लेते हैं बग़ैर एहतियात किए। इसी तरह मैंने देखे कि बाज़ार से जो समोसे मिलते हैं आजकल, उसमें इस कदर नमक होता है कि आपने अगर वो एक समोसा भी खा लिया है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो शूट अप कर जाएगा। और इनको अभी देखिए नाक से ब्लीडिंग हो रही है अभी, तो यानी मैं कहती हूँ कि फिर भी बेहतर है कि नाक से खून आया, खुदा ना ख्वास्ता अगर इनके सर में ये ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे फालिज का अटैक आ जाएगा, ताउम्र के लिए ये जो है इनको एक डिसेबिलिटी खुदा ना ख्वास्ता हो जाएगी। तो ये किस कदर डेंजरस है और लोग फिर भी एहतियात नहीं करते जानते बूझते वक़्त। और मैंने देखा है कि अब तरबूज का मौसम आ रहा है तो उसके ऊपर भी नमक डाल के लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आदत बन गई है कि अगर हमने फ्रूट भी खाना है तो उसके ऊपर हमने नमक डालना है। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि अक्सर औकात पेशेंट डॉक्टर के पास दोबारा इसलिए नहीं जाता कि दोबारा फ़ीस देनी पड़ेगी और दवाई एडजस्ट नहीं करवाता। लेकिन नाजरीन मैं यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि बहुत सारे डॉक्टर जब आप दोबारा उनके पास जाते हैं तो वो आपको चार्ज नहीं करते। अगर आप अपनी दवाई एडजस्ट करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर से पहले पूछ लें आप उसी वक्त, और इस वजह से अपनी दवाई ये ना करें कि खुद ही से रोक लें कि जी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मैं कराची से सबका बोल रही हूँ। मेरा बेटे का मसला था जी। मेरा बेटा है 25 साल का, तो उसका ये है कि उससे हीमोग्लोबिन 18.5 तक जा चुका है। तो उसके लिए तो डॉक्टर ने कहा था हर 6 महीने बाद इसका ब्लड डिस्चार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है। एक बात तो उसका कुछ टेंशन भी है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत रहने लगा है, मतलब नीचे का जो है 96 तक चला जाता है, ऊपर का 124, 26 इस तरह होता है। ठीक है। तो एज क्या है बच्चे की? 25 है, ठीक है। और ब्लड इतना ज़्यादा थिक क्यों है? 18.5 HB क्यों है उनका? कुछ डॉक्टर ने बताया? जेनेटिक है मे बी, लेकिन मैंने सारे टेस्ट कराए, डॉक्टर को दिखाया था जो ब्लड के लिए होते हैं रिलेटेड। जिस्म पे खारिश वगैरह भी आती है उनको? जी जी बिल्कुल आती है, कभी कभी होता है। अच्छा ठीक है। ब्लड डोनेट करने की कोशिश की है उन्होंने? कोई करते हैं? जी वो करते हैं, जी वो करते हैं। सर कुछ पूछना चाहेंगे आप? ये क्या इनका सवाल क्या था कि ब्लड ज्यादा होता है या कम होता है? हीमोग्लोबिन बहुत हाई है सर, 18.5 पर है। हाँ। उस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है जी बेटे को, और उस वजह से ब्लड प्रेशर भी इनका बहुत ज्यादा हाई आता है। नीचे वाला तो नहीं है? स्मोकिंग तो नहीं करते? नहीं। अच्छा, आप लोग कहाँ पर रहते हैं? कराची में रहते हैं, ठीक है। उसमें से भी है बच्चे के पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, क्या मसले हो रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड? डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है? थोड़ा सा है, नई बात है, उसका कुछ बाहर जाने का प्रोग्राम था, ठीक है, तो बस वो नहीं हुआ, तो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। देखें, ये जब आपकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा आ रही, कई दफ़ा होता है कि कुछ दिल की ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऊपर चली जाती है, और उसमें कई दफ़ा जब 20 से ऊपर क्रॉस करी हीमोग्लोबिन तो फिर फ्लेबोटमी वगैरह ब्लड निकलवाया जाता है। कुछ लोग जो हाइट पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, उनका ज़्यादा चला जाता है। कुछ लोग जो स्मोकर हैं उनमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है, और कुछ में कुछ खून की बीमारियां होती हैं, उसमें से जैसे कैंसर भी हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए वो टेस्ट जो खून के करवाने बहुत ज़रूरी है, और ये इसका जो स्पेशलिस्ट होता है वो क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट होता है। तो वो जो क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट है, ये हमारे हार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हार्ट के कुछ मरीज़ों में हीमोग्लोबिन ऊपर चली जाती है कि इनके बच्चे को चाहिए कि एक दफ़ा अपना एको ज़रूर करवा लें, एक्सरे करवा लें, देखें कि हार्ट इनका ठीक है कि नहीं है, और प्लस जो क्लिनिकल हेमाटोलॉजिस्ट है उसकी ओपिनियन ज़रूर ले लें, देखें कि कोई और वजह थी जिससे हीमोग्लोबिन ऊपर जा रही है। और कई दफ़ा वज़न ज़्यादा हो तो उससे भी होता है, तो एक्सरसाइज और पानी का इस्तेमाल जो है इसमें ज़्यादा होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह कि आपने कहा कि हीमाटोलॉजिस्ट को ये दिखा लेंगी, वो टेस्ट कर लेंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें खून के खुलिये ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, उस वजह से खून जो है वो थिक हो
जाता है। बाज़ लोग जो कि ऊंचाई पर रहते हैं वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर जिस तरह के सर ने कहा कि इससे बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, तो आप ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। जी सर, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन जो हम कर रहे थे, सर हमने अपने प्रोग्राम में CPR करना सिखाया, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि CPR का तरीका बड़ा आसान है। अगर हम अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में एक ये स्टार्ट कर दें, एक ट्रेंड कि मंथली या वंस अ ईयर ये एक कोर्स करवाया जाए बच्चों को, तो आपको लगता है कि हम एक ऐसी जनरेशन पैदा कर सकते हैं जो कि हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे, नॉट इन द यूनिफॉर्म्स, लेकिन फिर भी वो रोड पर अगर किसी को प्रॉब्लम हो गया तो वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस्लाम में भी कहा जाता है कि अगर आपने एक इंसान की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है कि हमारे जो बेसिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं वो हर स्कूल में बच्चों को सिखाए जाएं, और हर जगह पे जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, अदारे हैं, उसमें ये बेसिक जो है CPR वगैरह सिखाने चाहिए। जैसे किसी को चोकिंग होगी तो चोकिंग में आपने कैसे हेल्प करनी है, ये चीज़ें सिखानी चाहिए ताकि हर बंदा कहीं भी कोई इमरजेंसी हो तो उसमें हेल्प कर सके। और ये बहुत सारे अगर आप स्कूलों में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें कर दें तो वो बहुत सारे आई थिंक हेल्पफुल हो सकते हैं। कहीं भी अगर कम्युनिटी अपनी में जाते हैं और जहाँ पे ये मसला हो सकता है, ये सीखे हुए होंगे तो काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो ये हमारी, और स्पेशली गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, स्पेशली बसों के ड्राइवर्स हैं, जहाँ पे वो सवारियाँ लेके जाते हैं, और बस में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाता है तो वो कंडक्टर और बस जो है अगर वो ट्रेंड होगा कि CPR मैंने कैसे करना है, तो एटलीस्ट किसी ना किसी मुसाफिर की जो है हेल्प कर सकता है, जो उसकी बस में किसी को इस तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए। तो ये हर जगह पे ये कोर्सेज होने चाहिए। आई थिंक ये बेसिक करिकुलम में होने चाहिए, और उसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें शामिल होने चाहिए बच्चों के सिलेबस में, ताकि बच्चे शुरू से ही ट्रेंड हो, जो बड़े होते जाएँ तो वो उनकी सारी चीज़ें ये रिफ़्रेश होती चली जाए। बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि अगर उनको कोई फ़र्स्ट एड टिप्स पता हैं तो वो अपने बच्चों को भी सिखाएं। फिर जिस तरह कि हम हमेशा से कहते हैं कि आपके पास एक फ़र्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, गाड़ी में आपके पास पड़ा होना चाहिए, आपके घर में ऐसी जगह पर होना चाहिए जो कि ईज़िली एक्सेसिबल हो। सर, बाज़ लोगों को बाजुओं में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं, पाँव के तलवे उनके जलते हैं, तो क्या ये भी डायबिटीज़ की अलामात हैं? कई दफ़ा तो ये न्यूरोपैथी है, उसकी वजह से सारा सिलसिला होता है, और कई दफ़ा न्यूरोपैथी ज़्यादातर शुगर हमारे होती है उसकी वजह से होती है, वो हो जाता है। और कुछ को वैसे ही थोड़ा सा एक कंडीशन जिसमें आती है जिसमें से उनको थोड़ी सी अगर धूप लगे या गर्मी लगे तो इस तरीके से उन्हें सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जिस हिसाब से उसकी वजह हो, अंडरलाइंग डिजीज़ हो, उसी हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट हो तो ठीक होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा ये मसला होता है ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है, और वो अनकंट्रोल, ज़्यादातर हमारे पास जो डायबिटिक आते हैं अनकंट्रोल्ड ही होती है, और उसकी कॉम्प्लिकेशन जो सबसे पहले आती है न्यूरोपैथी आती है, हाथ पाँव सुन्न हो जाते हैं, और उसमें एबनॉर्मल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और वो स्पेशली फिर जब आप रात को सोते हैं तो वो ज़्यादा तंग करते हैं। तो उसमें अगर शुरू से ही शुगर को कंट्रोल किया जाए और ये न्यूरोपैथी जो है वो लेट हो जाए या ना हो, तो फिर उससे इस जो कॉम्प्लिकेशन है से बचा जा सकता है। लेकिन जब हो तो आप कोशिश ये करें कि आपकी जो शुगर है देखें वो कंट्रोल है कि ठीक है कि नहीं हो, फिर अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ जो चीज़ें वो, इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं जो उसके लिए तजवीज़ की जाती हैं, तो वो जब उन दवाइयों की ज़रूरत हो तो वो डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ज़ीशान सहीवाल से बात कर रहा हूँ। जी ज़ीशान, सवाल पूछिएगा। मेरी मम्मा है, उनको शुगर है और जिगर है, जिगर पर ना ये चर्बी आई हुई है, चर्बी। ठीक है। हाँ जी, और वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अच्छा ठीक है, क्या एज है आपकी मदर की? उनकी एज है 20 है, सॉरी उनकी 14 ईयर है। अच्छा अच्छा ठीक है। शुगर कंट्रोल्ड है उनकी बेटा? हाँ जी कंट्रोल्ड है। अच्छा ठीक है। वजन तो नहीं ज्यादा आपकी मदर का? नहीं, कमजोर होती जा रही है, पहले वजन था थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। और जिगर पर चर्बी है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर ने कुछ बताया है? खाने में एहतियात करती हैं, वॉक वगैरह करती हैं? वॉक नहीं करती, उनसे ज्यादा चला भी नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है। तो अच्छा चला भी नहीं जा रहा, किस वजह से नहीं चल सकती? वजन की वजह से नहीं चल सकती? सांस फूलता है इस वजह से? कमजोरी हो रही है उनको?
हाँ जी, बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हैं और खांसी है उनको, बहुत ज्यादा खांसी होती है। अच्छा ठीक है, खून भी आता है उसमें? खून नहीं आता। अच्छा ठीक है, लंग का कोई टेस्ट हुआ है, कोई एक्सरे वगैरह हुए हैं उनके? हाँ जी, एक्सरे हुए थे, उन्होंने कहा था भाई वो जिगर पर ना चर्बी है। अच्छा। और बड़ा हुआ है, ज्यादा है। अच्छा ठीक है, सही है। सर आप कोई सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, आपने कॉल किया। जी देखिए, ये अभी ज़्यादातर जो डायबिटिक होते हैं उसमें और बहुत सारे लोग जिनका वज़न ज़्यादा फैटी लिवर उनका जो है वो अल्ट्रासाउंड पे पता चलता है, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत होती है कि कहीं पहले बचपन में कहीं या शुरू में हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं हुआ या कोई और लिवर का कोई और इश्यू तो नहीं चल रहा, तो वो गैस्ट्रेंटोलॉजिस्ट जो हमारे जिगर के स्पेशलिस्ट हैं उन्हें दिखाना चाहिए। अगर अभी ये चर्बी वाला तकरीबन हर एक पे चर्बी आ रही होती है, और जो एक्सरसाइज नहीं करता जिस पे जैसे हमें भी वो मोटापा जिस पे भी होगा उस पे वो आएगी। और ये अगेन वो चीज़ें आती हैं कि अगर आप वज़न को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, तो ये इन बीमारियों का हल है और इन कॉम्प्लिकेशंस का हल है कि आप खुराक में एहतियात करें, वज़न को कम रखें और एक्सरसाइज करें, डेली पैदल चलें, शुगर को कंट्रोल करके रखें, तो ये मसाइल कम हो गए। इस तरफ हम कम जाते हैं, हम चाहते हैं जी हर चीज़ की दवाई होनी चाहिए और उस दवाई से हम इलाज करें। देखिए, बहुत सारी दवाइयों से आप बच सकते हैं अगर आप परहेज़ करें, एहतियात करें, खुराक अपनी ठीक रखें, वज़न ना बढ़ने दें और रोज़ाना की एक्सरसाइज करें और सिगरेट ना पिए। हमारे जो ख़वातीन का जो इशू है वो ज़्यादातर ये है कि घर के अंदर बैठी रहती है, फिज़िकल एक्टिविटी है कोई नहीं है, स्ट्रेस जो है हर तरह का स्ट्रेस अपने सर पे सवार किया होता है, परेशानी होती है, शुगर कंट्रोल हो जाती है, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, कोई तो फिर ऊपर चली जाती है। बात गलत हो जाती है, उससे उनका शुगर फॉर्म ऊपर चला जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और इन सारी चीज़ों का हल ये होता है कि अपने आप को काम में मसरूफ़ रखें, एक्सरसाइज करें, डाइट अपनी ठीक रखें, सही टाइम पे आप सो जाएं और गैर ज़रूरी परेशानी को आप सर पे सवार ना करें। और ये कितने प्यारे बच्चे थे कि इनको इतनी फ़िक्र थी अपनी मदर की। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बड़े प्यार से ये कह रहे थे कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, तो हमारी मेरी इन बच्चों को यही रिक्वेस्ट होगी कि कोशिश ये करे कि आपकी वालदा जो एहतियात बताई गई है शुगर की, उस एहतियात पे अमल करें और जो दवाई इनको लिख के दी गई है नुस्खे में, बच्चों की ये ड्यूटी है कि वो दवाई बाकायदगी से अपने टाइम पे खिलाएं। अच्छा सर, एक और बात कि इनका वेट लॉस हो रहा था और इनको कमजोरी हो रही थी, तो आपको लगता है कि कोई और टेस्ट भी करवा लेने चाहिए? बिल्कुल, इनको आई थिंक एक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है और वो हो सकता है कोई और चीज़ चल रही हो जो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं हम उसको पिक नहीं कर रहे, लेकिन इनको एक अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है कि हो सकता है कोई और चीज़ इस शुगर और इस फैटी लिवर के अलावा और कोई चीज़ चल रही हो और उसको तशखीस करना, डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात करें? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मिर्ज़ा जाहिद बेग है जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, डिफेंस से। जी, सवाल पूछिएगा। मेरा सवाल ये है कि मैं जब लेफ्ट साइड पे सोता हूँ तो मेरे जो एल्बो से ऊपर है वो एकदम नमनेस हो जाता है, सून हो जाता है। ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं अगर सीढ़ी चढ़ूँ अबाउट 10-12 स्टेप्स तो मेरी सांस खुलती है और फिर मुझे रुकना पड़ता है कुछ आधे एक मिनट बिफोर द ब्रीथिंग कम्स टू नॉर्मल। तो ये दोनों है, मेरी उम्र 74 है और अल्लाह का शुक्र है मेरी जो शुगर है फास्टिंग में 100 है और ब्लड प्रेशर जो है तकरीबन लोअर साइड पे 70-80 और हायर पे 120-130 है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, स्मोकर तो नहीं है आप? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं, 74 साल में 3 या 4 सिगरेट पिए हैं कभी। आई एम नॉट अ स्मोकर। ठीक है, वजन तो नहीं ज्यादा आपका? वजन मेरा 76 kg है, 5'6" मेरी हाइट है। ठीक है, और ये सुन लेफ्ट साइड पर ही होता है या अगर आप दूसरी तरफ भी सोएं तब भी हो जाता है? जी, ज्यादातर लेफ्ट साइड से होता है, फ्रॉम एल्बो अपर साइड। सीढ़ियाँ जरा चढ़ूं मैं तो सांस चढ़ जाता है। ठीक है, कभी दिल में दर्द भी आया है आपको? खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, ऐसा किसी को नहीं है और मैं वॉक भी करता हूँ 30-40 मिनट्स रोजाना तकरीबन मैं 5 days in a week में करता। ठीक है, दिल के कोई टेस्ट हुए हैं आपके? ECG करवाया था तो वो तो ऐसा कोई उसमें आया नहीं कोई इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन ठीक है आपका? हाँ, बाकी तो सारे एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं सारे मेरे। ठीक है, एक्सरे ठीक है, लेकिन ये दो प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं बस ये। ठीक है, लंग एक्सरे हुआ है आपका?
लंग एक्सरे नहीं हुआ है मेरा। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सवाल का जवाब लेते हैं। जी सर। जी आई थिंक इनका जानवन किस्म का कंसर्न था। अच्छे हैं, इनकी रूटीन अच्छी है, सेहतमंद रूटीन है इनकी, वेल मेंटेन्ड। पहले तो इनका ये सवाल था कि वो नम हो जाता है, तो उन्हें ये बिल्कुल आई थिंक रिलैक्स करें कि ये कोई बीमारी नहीं है। जो भी हिस्सा जिस्म के नीचे सोते हुए आ जाएगा, बाजू आ जाएगा, वो सुन्न हो जाएगा, जो उस पे से प्रेशर हटेगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो वो मेरा भी बाजू नम हो जाता है और मेरी भी टांग नम, जो हमारी टांग सो जाती है, जी हाँ, वो नर्व्स नीचे आ जाती है, उसके ऊपर प्रेशर आता है और जब प्रेशर हटता है तो वो ठीक हो जाता है। ये नॉर्मल है, ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इनका जो अभी पहले कहते हैं कि सांस नहीं फूलता था और अब जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो वो सांस फूल जाता है। 2-3 चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों को थोड़ा सा लंग्स का इशू होता है, कोई क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज़ चल रही होती है जिसका पता नहीं होता। एक्सरे कहते हैं कि नहीं करवाया, उन्हें एक्सरे करवा लेना चाहिए। और ये एक दिल की बीमारी की भी अलामत हो सकती है कि कुछ लोगों को चलते हुए सांस सीने में दर्द नहीं होता, सांस फूलना शुरू हो जाता है और उसमें से वो एक दिल की अलामत हो सकती है। तो अपने एक दफ़ा ज़रूर टेस्ट करवा लें। इनका छाती का एक्सरे, ब्लड के नॉर्मल रूटीन वाले टेस्ट, एकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड हार्ट का ये हो जाना चाहिए और अगर पॉसिबल हो तो एक स्ट्रेस टेस्ट ETT जो है ज़रूर होनी चाहिए और चेस्ट फिजिशियन को एक दफ़ा ज़रूर दिखा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कॉलर हैं, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? तनवीर बोल रहा हूँ मैडम, नौशहरा से। जी तनवीर, डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरे देने छाती में दोनों तरफ दर्द रहता है और पीछे ऐसा जो है जिधर से ये रीढ़ की हड्डी के दोनों दाहिने और बाएं तरफ इधर भी दर्द रहता है। अच्छा। मैंने ECG भी एक दफा किया था, वो तो क्लियर आ रहा है, लेकिन ये दर्द मेरा वो बार बार आता है, खासकर जो पीछे कमर में जो दर्द होते है ऊपर वो ज्यादा रहता है। अच्छा ठीक है, एज क्या है आपकी? मेरी 47। ठीक है, खानदान में किसी को दिल का मसला है? नहीं, एक कजन को तो हुआ था लेकिन वो वफाती से हुआ, बकाया किसी का नहीं है। ठीक है, वॉक वगैरह करते हैं, सिगरेट तो नहीं पीते? जी हाँ बिल्कुल, वॉक वगैरह करता हूँ। वजन तो नहीं ज्यादा आपका? नहीं, मेरा 70 kg तक है। ठीक है, ज्यादा गोश्त वगैरह तो नहीं खाते, चर्बी वाला? नहीं, खाते तो है लेकिन इतना चर्बी वाला नहीं खाते, नॉर्मल कभी कभार हफ्ते में एक दफा थोड़ा सा वो खा लेते बस। अच्छा ठीक है, ये बताइएगा कि ये जो दर्द आता है ये कितनी देर का होता है, कितनी शदीद नौयत का होता है? खुद ही ठीक हो जाता है, काम करते वक्त आता है, बैठे बैठे भी आता है? खुद ही ठीक हो जाता है, इतना शदीद नहीं होता है। कभी कभार ये हाथ ऊपर नहीं कर सकता हूँ ना, ये बाएं हाथ। अच्छा। और दूसरा ज्यादा इतना तो नहीं होता लेकिन फिर भी महसूस होता है कि बदन में कुछ है, तकलीफ हो रही है ना। कोई एक्सरे वगैरह हुए हैं आपके बैक के, आपकी बैकबोन के या छाती के? छाती के एक्सरे तो मैंने किए थे, वो कहते कि नॉर्मल है। ECG भी मैंने किया था कि नॉर्मल है, फिर ECO का बताया था लेकिन वो अभी तक मैंने नहीं किया है। अच्छा ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक है, कोई दवाई तो नहीं लेते? नहीं नहीं, ब्लड प्रेशर शुक्र है ठीक ठाक है। ठीक है सर, जवाब दें इनको। बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने। जी जी आई थिंक इनका सवाल था कि पीछे दर्द होता है दोनों बाजुओं के दरमियान में और बाकी जो इनको इनिशियल टेस्ट थे वो सारे करवाए हैं। ये तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि इनकी शायद पट्ठों का दर्द हो। हाँ। और इनको सिर्फ आई थिंक एक्सरसाइज करने से ये इनका दर्द जो है वो ठीक हो जाए, और या इनका पोस्चर, बॉडी का पोस्चर ऐसा है जिसमें से दर्द हो जाता है। लेकिन दिल की बीमारी की शक निकालना ज़रा ज़रूरी होता है। जैसे ये कहा कि ECG इनकी नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट सारे हो जाए जिसमें कोलेस्ट्रॉल का हो जाए, शुगर का, गुर्दों का टेस्ट, यूरिक एसिड हो जाए, ECO इनका हो जाए, और एक जो बहुत ज़रूरी टेस्ट है वो है स्ट्रेस टेस्ट या ETT एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो ज़रूर हो जाना चाहिए। अगर ये नॉर्मल आ जाए तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। अगर इनको चलने पे दर्द होता है, यानी ये अगर सीढ़ियाँ चढ़ें या तेज़ चलें या भागें और फिर इन्हें पीछे दर्द होता है और जब रुक जाएं तो वो ठीक हो जाता है, तो फिर ये दिल का दर्द हो सकता है। जो हर वक्त दर्द रहता है वो पट्ठों का ज़्यादातर होता है कि वो दर्द हो। और कई दफ़ा आपकी सिंपल जो बाजुओं की एक्सरसाइज है, वो PT ड्रिल वाली जो एक्सरसाइज है वो वाली एक्सरसाइज अगर आप करें तो आपके बहुत सारे ये दर्दें जो है वो गायब हो जाती है, क्योंकि पट्ठे ढीले हो जाते हैं और ढीले पट्ठों की वजह से आपको दर्दें शुरू हो जाती है। जो ही आपकी एक्सरसाइज होती है ये दर्दें आपकी ठीक हो जाती है। ठीक है, बड़ी अच्छी आपने बात की कि वो जो हमारी एक PT क्लास होती थी जिसमें वो बेसिक एक्सरसाइज, बाजू की मूवमेंट सारी जो ऊपर नीचे साइडों पे जो मूवमेंट्स हैं वो अगर हो, टांगों की मूवमेंट हो, तो बहुत सारे आपके पट्टे जो है। आप देखें, हम बाजू ऊपर उठाने वाली हमारी एक्सरसाइज बड़ी कम है और हम करते नहीं, अनलेस अगर कोई ऐसा आपका जॉब हो जिसमें आपको बाजू उठा के ऊपर लेके जाने पड़े हो,
तो उसमें से बाजू कमज़ोर हो जाते हैं, आपके वो पट्टे कमज़ोर, आपको दर्दें शुरू हो जाती हैं। जब आप एक्सरसाइज ये करते हैं बाजुओं की और टांगों की, तो बहुत सारी दर्दें आपकी वैसे, या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं। और उसमें से जो सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज होती है वो स्विमिंग होती है। अच्छा। स्विमिंग में आपके बाजू भी इस्तेमाल होते हैं, आपकी टांगें भी इस्तेमाल होती हैं और हर तरह की मूवमेंट होती है, और उसमें से आपके सारे पट्टे जो है वो एक्टिव है। लेकिन हर बंदा स्विमिंग कर नहीं सकता। हाँ। तो इसलिए जो आपकी एक्सरसाइज जो पीटी ड्रिल आपको स्कूल में सीखी है, बाजू ऊपर नीचे करना, साइड पे करना, 10-10 दफ़ा वो करें, घुमाएं बाजुओं को, और उससे आपकी काफ़ी हद तक ये दर्दें जो है वो ठीक हो जाती है। बिल्कुल। और दवाई इस्तेमाल करने से पहले आप कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें आजमा लें, क्योंकि अक्सर औक़ात आजकल हम लोग पढ़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से नीचे देखते हैं तो हमारे ये पट्टे जो हैं ये खिंच जाते हैं। तो अगर आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस करें तो उससे काफ़ी अफाका हो जाता है और आपको इवन दर्द की गोली भी नहीं लेनी पड़ती। हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है, वन लाइनर मैसेज आपका। जी बिल्कुल। एक तो ये है कि जो आपकी दवाइयाँ, अगर आपको बीमारी है अपनी दवाई बाकायदगी से लें और अपनी बीमारी को कंट्रोल करके रखें, और जो आपको परहेज़ बताया जाए डॉक्टर साहब की तरफ से उससे अमल करने की कोशिश करें। खुराक का ख़ास ध्यान रखें, वर्जिश रोज़ाना करें, वज़न न बढ़ने दें और 6 से 8 घंटे नींद पूरी करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा फ़ाइनल मैसेज ये है कि आज मदर्स डे है, तो आज आपने घर जाकर अपनी माँ को गले लगाना है, उनको बताना है कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपके लिए किस कदर अहम है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉकिंग। अल्लाह हाफ़िज़।